संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आगे हम जानते हैं। एक पार्ट हो चुका है, दूसरा पार्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो 1993 में। कब हुई थी। तो 1993 में हुई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना सरकार द्वारा 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को 1993 ईस्वी में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत की गई थी। इस आयोग का गठन एक अध्यक्ष होता है तथा चार पदेन सदस्य इसमें मिलकर बनाते हैं। आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु होता है। 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु होता है। इसमें एक अध्यक्ष होता है, 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, 4 पदेन सदस्य होते हैं। कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष का होता है। मैग्ना कार्टा इस वर्ष पारित हुआ। तो मैग्ना कार्टा किस वर्ष पारित हुआ था। तो 1215 में पारित हुआ था। मैग्ना कार्टा किस वर्ष पारित हुआ। तो 1215 में। मैग्ना कार्टा जिसे स्वतंत्रता का अधिकार पत्र भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा जिसे स्वतंत्रता का अधिकार पत्र भी कहा जाता है, किंग जॉन द्वारा जून 1215 को पारित किया गया, जिसके कुछ कानून आज भी हमारे लिए महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कौन कौन से हैं जो महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। बिना निष्पक्ष सुनवाई के किसी को सजा नहीं दी जा सकती है। तो बिना निष्पक्ष सुनवाई के किसी को सजा नहीं दी जा सकती है। यह मैग्ना कार्टा में कहा गया था। कब आया था। तो 1215 में आया था। इंग्लैंड में गलत तरीके से कर चुकाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। गलत तरीके से आप जो है कर नहीं चुका सकते, किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं। अमेरिका के 1787 में लिखित संविधान में भी मैग्ना कार्टा के कुछ भाग को शामिल किया गया है। निम्न में से कौन से विचारक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नव यथार्थवाद से संबंधित है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विचारक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नव यथार्थवाद से संबंधित है। वो कौन सा है। केनेथ वाल्टज संबंधित है। कौन संबंधित है। केनेथ वाल्टज। किससे संबंधित है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के नव यथार्थवाद से। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के नव यथार्थवाद से कौन संबंधित हैं। तो केथन वाल्टज। कौन संबंधित है। तो केल्थन वाल्टज संबंधित हैं। नव यथार्थवाद या संरचनात्मक यथार्थवाद। नव यथार्थवाद या संरचनात्मक यथार्थवाद का संबंध केनेथ वाल्टज से है। उन्होंने अपनी रचना थ्योरी ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यथार्थवाद का विश्लेषण व्यवस्था सिद्धांत से मिलाकर किया और अंतर्राष्ट्रीय संरचना का विश्लेषण करते हुए इसे अराजकतापूर्ण मानते हैं, जिसका तात्पर्य है कि राष्ट्र राज्यों के व्यवहार को नियंत्रित करने की कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि नहीं है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नैतिकता और विधि के बजाय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है राजनीतिक नैतिकता और विधि के बजाय राष्ट्रीय हितों से संचालित होती है। किसने कहा कि सत्य के रूप में परिभाषित किया कि राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य तत्व है। सत्य के रूप में किसने परिभाषित किया कि राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य तत्व है। तो किसने परिभाषित किया। तो मॉर्गनथाउ ने परिभाषित किया। किसने। तो मॉर्गनथाउ ने पॉलिटिक्स एमंग नेशन में लिखा कि शक्ति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य तत्व है। राष्ट्र हमेशा शक्ति के साधन द्वारा ही राष्ट्रीय हित को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं और राजनीति शक्ति के रूप में परिभाषित हितों के अनुरूप ही सोचते और कार्य करते हैं। इतिहास इस तथ्य का साक्षी है। कौन इसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में यथार्थवादी सिद्धांत का अंग नहीं है।
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी सिद्धांत का अंग नहीं है। तो राज्यवाद है, तो राज्यवाद है सामूहिक हित है, ये भी है, सुरक्षा है, ये भी है, अस्तित्व है, ये भी है। तो राज्यवाद है, सुरक्षा है, अस्तित्व है, ये सब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में यथार्थवाद सिद्धांत के अंग हैं। जबकि कौन नहीं है, तो सामूहिक सुरक्षा जो है ये अंग नहीं है। सामूहिक सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में आदर्शवादी सिद्धांत का अंग नहीं है। इस अवधारणा के अंतर्गत राष्ट्रीय हित की अपेक्षा सामूहिक हित को प्रधानता प्रदान होती है तथा सभी राष्ट्र अपनी संकीर्ण हितों की अपेक्षा सामूहिक हित को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को समाप्त किया जा सकता है। आदर्शवाद के विपरीत यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीयतावाद स्तर पर हमेशा राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय व्यक्तित्व का ध्यान रखता है। सौदेबाजी सिद्धांत का आधार क्या है? तो सौदेबाजी सिद्धांत का आधार क्या है? तो सौदेबाजी सिद्धांत का आधार है संधिवारता। क्या है? तो संधिवारता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सौदेबाजी का सिद्धांत संधिवारता पर आधारित है। इसके अंतर्गत दो पक्षों के पारस्परिक संबंध अधिकतम लाभ और न्यूनतम हानि के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन मुख्यतः आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन मुख्यतः आधारित है किस पर? तो सत्ता की राजनीति पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन सत्ता शक्ति की राजनीति पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन सत्ता है शक्ति की राजनीति पर आधारित है। इसके अंतर्गत राजनीति का उद्देश्य उन क्रियाओं का अध्ययन करना है जिसके अंतर्गत राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हेतु शक्ति के आधार पर संघर्ष करते हुए ये राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख लक्ष्य होते हैं। संघर्ष इसका स्वरूप तय करती है तथा शक्ति इस उद्देश्य प्राप्ति का प्रमुख साधन है। इसी आधार पर मॉर्गेनथाउ शक्ति को साधन और साध्य दोनों मानते हैं। निम्नलिखित में से वैश्वीकरण को दर्शाता है। वैश्वीकरण को कौन दर्शाता है? तो राज्यों की अर्थव्यवस्था का बढ़ता विलय। सही है। राज्यों की अर्थव्यवस्था का बढ़ता हुआ विलय वैश्वीकरण को दर्शाता है। तथा अगला है राजनीतिक अस्थिरता। ये गलत है, राजनीतिक अस्थिरता नहीं चाहिए। सूचना का बढ़ता हुआ प्रवाह। हाँ, तो सूचना का बढ़ता हुआ प्रवाह ये वैश्वीकरण है। राज्य की अर्थव्यवस्थाओं का बढ़ता विलय ये भी सही है, जबकि राजनीतिक अस्थिरता ये सही नहीं है। तथा बढ़ती हुई भौगोलिक अंतर्निर्भरता ये भी है वैश्वीकरण में। तो यहाँ पर वैश्वीकरण में कौन है? तो राज्य की अर्थव्यवस्था का बढ़ता विलय, सूचना का बढ़ता हुआ प्रवाह, बढ़ती हुई भौगोलिक निर्भरता। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्तमान वैश्वीकरण में अनेक आयाम प्रकट होकर सामने आए हैं। कितने आयाम? तो अनेक आयाम। किसमें? वैश्वीकरण में। जिनमें अर्थव्यवस्था का एकीकरण, सूचना संजाल और अनेक देश के मध्य भौगोलिक और अंतर्निर्भरता प्रमुख है। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन जैसे संगठन अंतर्व्यवस्थाओं के एकीकरण के नियम के लिए बनी संस्थाएं हैं। सभी देशों के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान का माध्यम है। रेडियो है, टेलीविज़न है, इंटरनेट है, मोबाइल है, कंप्यूटर इत्यादि। ये सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध निर्धारित होते हैं। इसी प्रकार औद्योगिकरण की आवश्यकताओं ने भौगोलिक निर्भरता को बढ़ा दिया है। जापान को कोयला और लोहे के लिए ऑस्ट्रेलिया और भारत से संबंध बढ़ाना पड़ रहा है। मानव अधिकार की अवधारणा विशेष रूप से संबंधित है। तो जो मानव अधिकार हैं उनकी अवधारणा किससे संबंधित है? तो मानव होने के नाते मानव की गरिमा से।
मानव होने के नाते मानव की गरिमा से संबंधित हैं। ऐतिहासिक आधार पर मानवाधिकारों का उल्लेख। ऐतिहासिक आधार पर मानवाधिकारों का उल्लेख मैग्ना कार्टा 1215 में पाया जाता है, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात विभिन्न विभीषिका और शरणार्थियों की समस्या ने इसके महत्व को अधिक स्पष्ट कर दिया। मानवाधिकार और मानववाद की इस मान्यता को स्वीकार करता है कि मनुष्य ही समस्त वस्तुओं का मापदंड है। मनुष्य होने के नाते मानवीय गरिमा के साथ जीना मानव अधिकारों का मूल मंत्र है। सर्वप्रथम विश्व परिदृश्य में एक नए परिवर्तन का उदय हुआ है, वह है तो वर्तमान विश्व परिवर्तन में एक नए परिवर्तन का उदय हुआ है, वह कौन है? तीसरी दुनिया के देशों की भूमिका। तीसरी दुनिया के देशों की भूमिका देखते हैं। तीसरी दुनिया तो वर्तमान विश्व परिदृश्य में आर्थिक, राजनीतिक तथा सामरिक मामलों में तीसरी दुनिया के देश की भूमिका बढ़ी है। भारत, ब्राज़ील है, दक्षिण अफ्रीका है आदि देश की अर्थव्यवस्था में तीव्र वृद्धि हो रही है, जिसके कारण संयुक्त राज्य संघ और विश्व व्यापार संगठन और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं तथा G20 जैसे संगठन में इनकी भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। शीत युद्ध की समाप्ति का प्रमुख कारण क्या था? तो शीत युद्ध की समाप्ति का प्रमुख कारण था सोवियत संघ का विघटन। किसका विघटन? तो सोवियत संघ का विघटन। द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु शक्ति ने अमेरिका को विश्व का शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया। इस वर्चस्व को देखते हुए विश्व ने हथियारों की होड़ मच गई। इसी बीच सोवियत रूस शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा और शस्त्रों की होड़ और शक्ति प्रदर्शन ने विश्व में तनाव का वातावरण उत्पन्न कर दिया। इसे शीत युद्ध या कोल्ड वार के नाम से जाना जाता है। 1991 में रूस का विघटन के पश्चात अमेरिका विश्व में शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा। इस प्रकार सोवियत रूस का विघटन ही शीत युद्ध की समाप्ति का मुख्य कारण था। सोवियत संघ का विघटन हो गया और भैया अमेरिका बहुकाली हो गया। निम्नलिखित में से निर्णयों में संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। कि कौन से ऐसे निर्णय हैं जो संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है? तो शांति एवं सुरक्षा के लिए, नए सदस्य राज्यों के प्रवेश के लिए, बजट संबंधी मामले के लिए कि ऑल ऑफ द अबव? तो ऑल ऑफ द अबव। उक्त सभी विषयों से संबंधित निर्णय महासभा में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित संगठनों में से कौन सी शांति की संस्कृति को प्रोत्साहित करता है? तो शांति की संस्कृति को कौन प्रोत्साहित करता है? वो है यूनेस्को, जो शांति की संस्कृति को यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका संक्षिप्त नाम है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। पेरिस सीन नदी के किनारे है। इसकी सदस्य संख्या 193, एसोसिएट सदस्य 11 हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत वैश्विक संस्कृति के आदान प्रदान के महत्व का संगठन है। इसका मूल उद्देश्य है शिक्षा है, संस्कृति है, विज्ञान की सहायता से अंतर्राष्ट्रीय शांति और विकास और संबंधों को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय शांति, विकास और संबंध को बढ़ावा देना है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस में है। कहाँ पर है? तो पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पेरिस में स्थित है। कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस में है। प्रथम निशस्त्रीकरण सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो प्रथम निशस्त्रीकरण सम्मेलन 1932 को आयोजित हुआ। कब आयोजित हुआ? तो 1932 में आयोजित हुआ।
प्रथम विश्व निःशस्त्रीकरण सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो 1932 में हुआ था। प्रथम निःशस्त्रीकरण सम्मेलन 2 फरवरी 1932 को जिनेवा में संपन्न हुआ। इसमें 60 देशों के प्रतिनिधित्व ने बड़ी सेना और नौसैनिक बन गए और साथ ही सभी देश शामिल थे। सम्मेलन का उद्देश्य हथियारों को कम करना और सीमित करना था। लीग ऑफ नेशन के अनुबंध के अनुच्छेद 8 का अनुपालन व्यापक उद्देश्य के रूप में रेखांकित किया गया था। ब्रिक्स देश में कौन सम्मिलित है? तो ब्रिक्स में कौन है? तो ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में सम्मिलित देश हैं। देखिए ब्रिक्स में देश कौन से हैं? तो ब्राज़ील है, रूस है, भारत है, चीन ने मिलकर ब्रिक्स की स्थापना 2009 में किया था। 2009 में किया था। इसका उद्देश्य वैश्विक वित्तीय संस्थानों में सुधार करना था तथा दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका ने भी ब्रिक्स की सदस्यता ग्रहण की। अब ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राज़ील में कब हुआ? तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का गठन 2009 में हुआ और ब्राज़ील में आयोजन कब हुआ? 2010 में हुआ और दक्षिण अफ्रीका जो देश है इसमें सम्मिलित हो गया। दक्षिण अफ्रीका देश सम्मिलित हो गया। यह दूसरा 2010 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़िलिया में संपन्न हुआ था। इन लोगों के समक्ष प्रमुख चर्चा के मुद्दे थे वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, वैश्विक वित्तीय संकट तथा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निर्वाचन के तरीके और G20 के मामले, जलवायु परिवर्तन और संयुक्त राष्ट्र में सुधार इत्यादि। अंत में ब्रिक्स देशों ने सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने के लिए ठोस उपाय पर सहमति व्यक्त की। शीत युद्ध वाक्यांश मूलतः संबंधित है। तो शीत युद्ध वाक्यांश मूलतः किससे संबंधित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित और सोवियत संघ से संबंधित है। किससे? संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ से संबंधित है शीत युद्ध। सन 1945 से 1991 के मध्य संयुक्त राष्ट्र संघ और सोवियत संघ के बीच असैनिक संघर्ष को शीत युद्ध कहा जाता है। जो असैनिक संघर्ष हुआ, कोई मारपीट नहीं, उसी को कोल्ड वार कहते हैं। इसमें विशेष रूप से दो विरोधी राजनीतिक प्रणाली वाले देश जो प्रत्यक्ष सशस्त्र संघर्ष के बजाय अपनी विचारधारा के आधार पर स्वयं को प्रभाव को बढ़ाने तथा विरोधी के प्रभाव को कम करने का प्रयास करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका सोवियत संघ के संदर्भ को स्पष्ट करने के लिए इस शब्द का प्रयोग जॉर्ज लिस्का ने किया था। किसने किया था? तो जॉर्ज लिस्का ने किया था। एक सभी के लिए सामूहिक सुरक्षा का रक्षक है। यह कथन किसका है? यह कथन मार्गेनथाउ का है। किसका है? तो मार्गेनथाउ। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स अमंग। सामूहिक सुरक्षा के विषय में मार्गेनथाउ ने पॉलिटिक्स एमंग नेशन में लिखा है। यदि किसी देश की सुरक्षा को संकट हो तो बाकी सभी देश मिलकर उस संकट का सामना करेंगे और सभी देश प्रत्येक की सुरक्षा का ध्यान रखें मानो वह अपनी सुरक्षा खतरे में हो। तात्पर्य यह है सभी के लिए तथा सभी एक के लिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल विश्वव्यापी एक संगठन है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी संगठन। इसका उद्देश्य क्या है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल विश्वव्यापी संगठन, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य मानवाधिकार। इसका उद्देश्य क्या है? तो मानवाधिकार है। क्या उद्देश्य? तो मानवाधिकार है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक गैर सरकारी संगठन है जो मानवाधिकार संबंधी मामले को देखता है। पीटर
पीटर बेंसन ने जुलाई 1961 में लंदन में इसकी स्थापना की थी। यह एक विश्वव्यापी संगठन का मुख्यालय लंदन में है। विश्व के विभिन्न देश की शाखाएं स्थापित हैं। भारत में 1960 में बिहार में संगठन की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है कहाँ पर? तो लंदन में। हाँ, कहाँ पर है? तो लंदन में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1919 में हुई थी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना अप्रैल 1919 में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन श्रमिकों के विषय में संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ILO का मूल उद्देश्य रहन सहन के स्तर और श्रम के अन्य दशाओं में सुधार करना, पूर्ण रोजगार प्रदान करने पर केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करना। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र एजेंसी गरीबी कम करने और दुनिया भर में जीवन स्तर के सुधार पर केंद्रित है? गरीबी कम करने, दुनिया भर के जीवन स्तर पर सुधार पर केंद्रित है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशिष्ट अभिकरण है जो विश्व में मौलिक सहयोग बढ़ाने और वित्तीय स्थिरता लाने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मदद करने, अधिक रोजगार और सतत आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन देने तथा विश्व भर में गरीबी को कम करने, जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास करती है। सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो सुरक्षा परिषद में कुल 10 अस्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में 5 परमानेंट सदस्य हैं। जैसे रूस है, अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, चीन है। ये सब स्थायी सदस्य हैं। 5 अस्थायी 10 सदस्य हैं जिनका निर्वाचन होता है। और सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य का क्षेत्रीय आधार पर 2 वर्ष के लिए निर्वाचन किया जाता है। सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता इनके सदस्यों द्वारा मासिक आधार पर चक्रानुसार की जाती है। कापलान के द्वारा शक्ति संतुलन व्यवस्था सर्वाधिक परिणत है। तो कापलान के अनुसार शक्ति संतुलन व्यवस्था की सर्वाधिक परिणत है कौन सी है? द्विध्रुवी व्यवस्था। कौन सी है? तो द्विध्रुवी व्यवस्था है। कापलान के अनुसार कई ध्रुवी तो द्विध्रुवी व्यवस्था है। कापलान के अनुसार शक्ति संतुलन व्यवस्था में सर्वाधिक संभावित परिणति द्विध्रुवी व्यवस्था के जन्म के रूप में होती है। शक्ति संतुलन 2 प्रकार का होता है, एक सरल संतुलन, एक बहुमुखी संतुलन। एक सरल संतुलन, एक बहुमुखी संतुलन। सरल संतुलन उस समय होता है जब 2 राष्ट्रों और 2 गुटों के बीच गुटों में केंद्रित हो। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य संतुलन सरल संतुलन कहा जा सकता है। बहुमुखी संतुलन में राष्ट्र समूह एक दूसरे को संतुलित करते हैं और फिर संतुलन के भीतर संतुलन होता है। इसमें अनेक राष्ट्र और राष्ट्र समूह एक दूसरे को संतुलित करते हैं।